प्रेस क्लब के सामने अपने जिस्मों को तेल छिड़क कर खुद को आग लगा दी और जमीन के झगड़े की वजह से उसने 9 लोगों को कत्ल कर दिया था। जो वाकया ये 5 जून 1992 1992 का ये वाकया है कि ये टंडो भावल सिंध के गांव में एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर मेजर अरशद जमील जो है वो अपनी एक टीम लेके गए और उन्होंने छापा वहां पे मारा और छापा मारने के बाद उसने 9 वहां पे सिंधी हारी जो है उनको गिरफ्तार किया और उनको गिरफ्तार करके वो ले गया। और उसके बाद ये इल्जाम लगाया उनके ऊपर कि ये जो है ये रॉ के एजेंट्स हैं, दुश्मन हिंदुस्तान के एजेंट हैं और उनको दरिया के करीब ले जाके वहां पे गोली मार के कत्ल कर दिया गया 9 के 9 बंदों को। अब ये 9 की 9 लाशें जब वापस गांव में पहुंची तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। जाहिरी बात है, जवान बेटों की 9 बेटों की मौत थी, सब के सब लोग जो है वो रो रहे थे और उसमें एक लेकिन औरत थी जो बिल्कुल बगैर आंसुओं के खुश्क आंखों से बेटों की लाशें देख रही थी। उसके 2 बेटे थे उनके अंदर और बेटों का नाम था बहादुर और मंठार और दामाद भी साथ ही था हाजी अकरम। ये उसके 3 बेटे वहां पे थे और वो उसको लोग पूरे गांव की औरतें धक्के देती थी, बहुत कहती थी कि उसको रुलाने की कोशिश करती थी। उसकी अपनी बेटियां वहां पे रो रही थी लेकिन माई जंदो उसका नाम था और माई जंदो नहीं रोई। माई जंदो की आंख से एक भी आंसू नहीं निकला। हालांकि पूरी के पूरे गांव ने कोशिश की कि माई जंदो की आंख से आंसू निकले लेकिन वो आंसू नहीं निकले माई जंदो की आंख से। और माई जंदो में जब जनाजे उठने लगे तो माई जंदो उठी और उसने सर से दुपट्टा उतार के अपनी कमर के ऊपर कस के बांध लिया और अपने बेटों को दफन करने के बाद अपनी दोनों बेटियों को लेके अपने बेटों के लिए इंसाफ ढूंढने निकली। और आप इमेजिन करें 1992, ना कोई सोशल मीडिया, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना यूट्यूब, कुछ भी नहीं था। लेकिन माई जिंदो ने कसम खाई कि मैं इंसाफ लूंगी अपने बेटों का और वो दर दर की उसने ठोकरें खाई और वो कराची पहुंची, मुख्तलिफ शहरों में प्रेस क्लब्स के सामने जाके उसने एहतजाज किया, उसने आवाज उठाई अपनी और उसने आवाज उसकी इतनी ज्यादा उठी, चीजें जो है वो खुलना शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वगैरह को थोड़े बहुत जाग उठे, लोग जाग उठे, इंक्वायरियां होनी शुरू होंगी तो पता चला कि मेजर अरशद जमील का दरअसल जो है वो जमीन के ऊपर झगड़ा था इन लोगों से और जमीन के झगड़े की वजह से उसने 9 लोगों को कत्ल कर दिया था। और ये कोई रॉ के एजेंट्स नहीं थे लेकिन अवाम को ये बताया गया कि ये रॉ के एजेंट्स थे और अवाम ने शुक्र अदा किया कि जी रॉ के एजेंट मर गए, दुश्मन मुल्क के एजेंट मर गए हैं, ठीक है। लेकिन असल हकीकत ये थी कि ये लोग, इनका आपस में जमीन का झगड़ा था और उस जमीन के झगड़े की तहत ये 9 के 9 कत्ल कर दिए गए। और गांव के एक एक शख्स ने माई जंदो को कहा कि बहुत ताकतवर तरीन लोग हैं, जिस तरह अभी अरशद शरीफ शहीद की वालदा को कहा जा रहा है ना और आके समझाया जा रहा है, पिछला वीलॉग देख रहे हैं कि आपको नंबर 1 आर्मी चीफ अपने पूरे इंटरव्यूज के साथ आगे कहता है कि आपको गलत बताया जा रहा है, आप गलत कह रही हैं, आप सोच ही गलत रही हैं, ये इस तरह नहीं हुआ है, जिस तरह हम कह रहे हैं उस तरह हुआ है। उसी तरह माई जंदे को भी जो है पूरे के पूरे गांव ने, पूरे इलाके ने, थानेदार ने, बड़े अफसरों ने समझाया कि माई तुम, ये बहुत ताकतवर लोग हैं, इनको मत छेड़ो। यही कहा जा रहा है अरशद शरीफ शहीद की वालदा को भी, ये बहुत ताकतवर लोग हैं, आप अपने बच्चों का सोचें। माई जंदो को भी कहा गया कि तुम अपने अपने बारे में सोचो, ये बहुत ताकतवर लोग हैं, तुम्हें नहीं कुछ भी कर सकोगी। लेकिन माई जंदो ने हार नहीं मानी, माई जिंदो ने हार नहीं मानी, अरशद शरीफ की वालदा ने भी हार नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद गई और उसके बाद शदीद दलील हो गई, पहले नेवल हॉस्पिटल और फिर AFIC पहुंची जहां पे मुलाकात हुई है। हार नहीं मानी माई जिंदो ने भी और अरशद शरीफ की वालदा ने भी हार नहीं मानी। और माई जिंदो जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जब गई तो आखिरकार ये बात पता जब चल गई कि ये जमीन का तनाजा है तो फिर जनरल आसिफ नवाज जंजुआ शहीद जो है उनकी मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर से और वो कोर्ट मार्शल के उन्होंने ऑर्डर्स दिए। 1992 के अंदर ही जो है ये कोर्ट मार्शल्स के जब पूरे का पूरे मुल्क में ये बात शुरू छिड़ गई तो फिर जुलाई 1992 को जनरल आसिफ नवाज जंजुआ ने कोर्ट मार्शल के ऑर्डर्स दिए और उसके उसके नतीजे में 29 अक्टूबर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मेजर अरशद जमील को सजाए मौत और 13 फौजी एहलकारों को उम्र कैद की सजा सुनाई जो उनके साथ गए हुए थे। 13 फौजी एहलकार, और मेजर अरशद जमील भी उस जमाने में खुदा था और इस जमाने में जो है वो फैसल नसीर अपने आप को खुदा समझ के बैठा हुआ है।
لیکن ظاہری بات ہے اس کو بھی احکامات حکم بھی ہوں گے، لیکن اس نے کچھ چیزوں کو مینوپولیٹ بھی کیا ہے، لیکن آرڈر بہرحال ہوئے۔ لیکن آگے چلتے ہیں، یہ قصہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ آگے جب گئے تو میجر ارشد جمیل نے جو ہے وہ پہلے اپیل کی چیف آف آرمی سٹاف کو، 14 ستمبر 1993 کو وہ اپیل مسترد ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ صدر فاروق لغاری کو انہوں نے اپیل کی جو 1995 میں جا کے مسترد ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن سزا پر عمل درآمد روک لیا گیا۔ اس کے بعد میجر ارشد جمیل کے بھائی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جج سعید الزمان صدیقی نے حکم امتناع جاری کر دیا اور سزا روک لی گئی۔ سزائے موت پر عمل نہ ہونے دیا گیا۔ 11 ستمبر 1996 کو مائی جندو پھر میدان میں نکلی۔ اس کی 2 بیٹیوں نے حیدرآباد پریس کلب کے سامنے اپنے جسموں کو تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا دی۔ ان کو نازک حالت میں ہسپتال لے کے جایا گیا، لیکن وہ بچ نہ سکیں، اس کی دونوں بیٹیاں، اور پورے ملک میں ایک بار پھر کوہرام مچ گیا۔ اس کی بیٹیوں نے جب 11 ستمبر 1996 کو حیدرآباد پریس کلب کے سامنے آگ لگائی اپنے جسموں کو، تو اور بلاخر جب ملک نے جب شور مچا تو 28 اکتوبر 1996 کو طاقت کی دیواریں مائی جندو کے مسلسل دھکوں کے سامنے ڈھیر ہو گئیں۔ 28 اکتوبر کو 1996 کو حیدرآباد سینٹرل جیل میں مائی جندو کو پھانسی گھاٹ پر لایا گیا۔ سامنے تختہ دار پر اس کے گاؤں کے 9 بیٹوں کا قاتل میجر ارشد جمیل کھڑا تھا۔ دار کا تختہ کھینچا گیا تو قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم دار پر جھول گیا۔ 9 بیٹے اس کے، گاؤں کے 2 اس کے اپنے بیٹے، اس کا داماد۔ 4 سال کی جدوجہد کے بعد میجر ارشد جمیل کو پھانسی جس وقت لگی اور اس کی پھانسی کے پھندے سے جب وہ لٹکا تو مائی کی آنکھ سے آنسو نکلا، پہلا آنسو۔ اس نے جو قسم کھائی تھی وہ پوری کی۔ اب مجھے تو نہیں آنٹی کی ارشد شریف شہید کی والدہ کی آنکھ میں کوئی آنسو نظر آتا، اگر کسی نے دیکھا ہو تو مجھے بھی شیئر کریں گے، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ میری والدہ بھی گئی تھی وہاں پہ، وہ بھی کہتی ہیں کہ نہیں، وہ چپ کر کے بیٹھی نہیں تھی، وہ رو نہیں رہی تھی ان جنازے کے اوپر۔ ابھی ہماری مائیں روتی نہیں ہیں، لیکن بدلہ جب لیا گیا، اس کے قاتل پھانسی پہ لٹکے، تب ان کی آنکھ میں آنسو آیا۔ آج ارشد شریف کی ماں نے بھی ارشد شریف کے قتل میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ سمیت اہم فوجی عہدیداروں کو نامزد کر دیا۔ قوم کو اس ماں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے شہید بیٹے کے لیے انصاف حاصل کر سکے۔ آج سے پہلے بھی قوم جب کھڑی ہوئی ہے نا، تو ان لوگوں کو، طاقتور ترین حلقوں کو، پاور ایلیٹ کو جو اس ملک کی ہے، ان کو ہلنا پڑا ہے بھائی، ان کو ماننی پڑی ہے بات۔ نہیں مانیں گے تو حکمرانی ہی اس قوم کے سر کے اوپر ہے، اس عوام کے سر کے اوپر ہی تو اتنا پیسہ اربوں روپیہ کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ اگر یہ عوام کی بات نہیں مانیں گے، عوام کھڑی ہوگی، عوام نے ان کو مجبور کیا، اور یہ عوام کی بات نہ مانیں گے تو ان کی حکمرانی کس کے سر پہ چلے گی پھر؟